शुरू होती है लसमाना नाम के एक आदमी को दिखाने से, जो एक दिन अपने घर में एक प्रीस्टेस को बुलाता है। प्रीस्टेस लसमाना के साथ घर की बेसमेंट में गई और वहां काला जादू करने लगती है, जिसके लिए उसने बकरे का कटा हुआ सर अपने सामने रख दिया। यह सब लसमाना के कहने पर ही किया जा रहा था, क्योंकि वह अमीर होना चाहता था। प्रीस्टेस उससे कहती है कि जो मैंने तुमसे मंगवाया था वह लाकर दो मुझे। तब लसमाना अपने बैग में से एक औरत के बाल और कुछ पैसे निकालकर उसे दे देता है, तो वह उन बालों को कागज में लपेटकर खुद खा जाती है, जबकि अपने बाल तोड़कर लसमाना को खिला देती है। फिर वह लसमाना के सामने ही पैसों को जलाकर उसके हाथ पर चाकू से कट लगा देती है, जो चीज हालांकि जादू का हिस्सा ही था, लेकिन लसमाना को दर्द होने की वजह से वह प्रीस्टेस को बुरा भला कहने लगता है और दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेता है, जबकि उसके पीछे प्रीस्टेस हवा में उड़ने लगती है। अब जब लसमाना मुड़कर उसकी तरफ देखता है तो प्रीस्टेस को ऐसी हालत में देखकर वह दंग रह गया और अब उसे भी प्रीस्टेस की जादुई ताकतों पर यकीन हो गया था। वह उसके सामने घुटनों पर बैठ गया, कहता है कि आज से मैं तुम्हारा गुलाम। उसका यह कहना ही था कि उसके कमरे में पैसों की बारिश होने लगती है। साथ ही लसमाना का ब्रीफकेस भी पैसों से भरने लगता है, जो देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। यही नहीं बल्कि जिस बकरे का वह सर था वह भी जिंदा होकर पूरा यहाँ खड़ा हो जाता है। तब प्रीस्टेस भी उससे कहती है कि शैतान ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली है, इसलिए अब तुम घर जाओ, जहाँ भी दौलत शोहरत तुम्हारा इंतजार कर रही है। लसमाना अब जैसे ही बेसमेंट से बाहर गया, फौरन ही दरवाजा बंद हो जाता है। अब सच में लसमाना को इतनी कामयाबी मिलती है कि वह रातों रात अमीर हो जाता है, लेकिन उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। सबको लगता है कि उसकी वाइफ ने खुद अपनी जान ली, पर असल बात तो यह थी कि लसमाना ने अपनी वाइफ के ही बाल देकर उसकी कुर्बानी दी थी, जिससे उसकी वाइफ तो मारी गई पर वह अमीर हो गया। अब लसमाना की दो बेटियां भी थीं। बड़ी बेटी का नाम आल्फी था। अपनी वाइफ की मौत के बाद लसमाना एक एक्ट्रेस से शादी कर लेता है, जिसके पहले से ही 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक बेटा। उसकी बड़ी बेटी का नाम माया होता है। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लसमाना को बिजनेस में नुकसान होने लगता है। उसके हालात इतने खराब हो गए कि उसे अपना सब कुछ बेचना पड़ जाता है। सिर्फ एक वही घर बचता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और वह घर आल्फी के नाम था। अब कहानी प्रेजेंट की दिखाई गई, मौजूदा वक्त की, जहां लसमाना की बड़ी बेटी आल्फी के पास कॉल आती है और उसे हॉस्पिटल बुलाया जाता है। दरअसल आल्फी अपनी मॉम के मरने और डैड की दूसरी शादी से दुखी थी और पिछली 10 साल से वह अकेली ही रह रही थी। हॉस्पिटल जब वह जाती है तो पता चला कि लसमाना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वही हॉस्पिटल में दाखिल है। हॉस्पिटल आकर उसकी मुलाकात अपनी सौतेली माँ और सौतेले बहन भाइयों से होती है। नर्स उन्हें बताती है कि लसमाना को जिल्द की बीमारी है, साथ ही उसके जिस्म के अंदरूनी हिस्से भी खराब हो रहे हैं। लसमाना की जिल्द से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, इसीलिए सारे लोग बाहर चले जाते हैं और अंदर उसके पास बस आल्फी ही रह जाती है। वह जो वहां बैठी थी तो अचानक लाइट चली गई। तभी लसमाना उसका हाथ पकड़ लेता है और एक डरावना सा हाथ भी हम देख पाते हैं, जो एक डरावनी औरत का था और वह पर्दे के पीछे से बाहर आ रही थी। वह आल्फी की तरफ बढ़ने लगी पर अचानक ही गायब हो जाती है। अब आल्फी जब देखती है कि डैड ने काफी देर से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो वह बेड की तरफ देखती है जहां उसे डरावनी औरत ने ही उसका हाथ पकड़ा था। असल में वह आल्फी पर हमला कर देती है, जिससे वह काफी घबरा जाती है। पर अचानक ही लाइट आ गई और सब नॉर्मल हो जाता है। अब अचानक लसमाना बेड से उठकर आल्फी को पकड़ लेता है। वह कंट्रोल से बाहर हो गया था। अब शोर सुनकर बाकी सब भी अंदर आ गए और लसमाना अपनी दूसरी बेटी के ऊपर गिर गया, यानी माया की बहन के ऊपर, और उसके मुंह से जो खून निकल रहा था वह सारा माया की बहन पर गिर जाता है। पर आल्फी इस सारे वाकये से काफी खौफजदा हो जाती है। कुछ देर बाद आल्फी की सौतेली मॉम उसके पास आकर कहती है कि हमें उस घर में जाना है जो तुम्हारे नाम है, क्योंकि वह जायदाद हम बेचना चाहते हैं। अब यहाँ हम जान पाते हैं कि आल्फी अपने सपनों में अक्सर अपनी माँ को मरता हुआ देखती है बार बार, यानी वह उनकी मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पा रही। अब अगले दिन आल्फी अपने उसी घर में जाती है जो शहर से काफी दूर एक जंगल में था। घर काफी पुराना हो गया था। खैर, आल्फी अंदर जाती है और जब वह बेसमेंट का दरवाजा देखती है तो उसे ताले के अलावा कीलों से भी मजबूती से बांधा हुआ था, ताकि यह खुल ना पाए। ऊपर कुछ पेपर्स भी लगे हुए थे जिन पर मंत्र जैसा कुछ लिखा था और तस्वीरें भी बनी हुई। कुछ देर बाद आल्फी की सौतेली मॉम भी अपने बच्चों के साथ यहाँ आ जाती है। वह आल्फी की छोटी बहन को भी अपने साथ लेकर आई थी। ये लोग फैसला करते हैं कि हम घर के कागजात और कुछ जरूरी सामान ढूंढेंगे, यहाँ फिर कल वापस चले जाएंगे। अब आल्फी अपने रूम में चली गई, जहाँ उसका सौतेला भाई उसके लिए खाना लेकर आया, क्योंकि वही आल्फी को अपनी बहन समझता था और उसका ख्याल रखा करता था। वह जब बाहर गया तो उसकी बहन माया उसे औजारों वाला बॉक्स लेकर कहती है
कि यह लो बेसमेंट खोलो, क्या पता वहां कोई जरूरी सामान हो। उधर आल्फी जब एक कमरे में गई तो वहां उसे बड़ी ही अजीब चीजें मिलती हैं जो काले जादू में इस्तेमाल होती हैं। आमतौर पर वहां उसे अपनी तस्वीर भी मिलती है जो देखकर वह हैरान रह गई कि यह यहाँ कैसे। अब माया बेसमेंट के दरवाजे पर लगे सभी पेपर्स को हटा देती है और उसका भाई कीलें हटाकर लॉक भी तोड़ देता है। और अब जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से एक हवा का झोंका सबको छूकर उनके पास से गुजर जाता है। फिर वह हवा का झोंका हॉस्पिटल में लसमाना के पास भी पहुंच गया और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी उसके मुंह से बालों का गुच्छा निकलने लगा जो बहुत लंबा था और वह बाहर आते आते इतना बढ़ जाता है कि उसकी गर्दन और चेहरे से निपट गया। वह बाल लसमाना का गला घोंट देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। बेसमेंट के दरवाजे पर माया की मॉम भी आ गई। उसने जब अंदर झांक कर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब उनकी माँ अपने बेटे को अंदर जाने का कहती है, पर तभी यहाँ आल्फी भी आ गई जो अपने सौतेले भाई को बेसमेंट में जाने से मना करती है और कहती है कि इस घर में कोई गड़बड़ है क्योंकि एक कमरे में मुझे जादू टोने से जुड़े चीजें मिली। पर उसकी सौतेली माँ उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करती। अचानक आल्फी की बहन को बेसमेंट में कोई दिखाई देता है। वह काफी डर गई, अपनी माँ को बताने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे डांट देती है। पर अगले ही पल उनकी मॉम को अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ। उसने जब नीचे देखा तो 2 हाथों ने उसके पैरों को पकड़ लिया था जो अगले ही पल उसे बेसमेंट में खींचने लगता है। माया और उसका भाई अपनी माँ को पकड़ लेते हैं। वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे पर वह जो भी चीज थी जो बेसमेंट में थी उसकी माँ को खींचकर अंदर ले जाती है और अब वहां अंधेरे में से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सब बच्चे काफी घबरा गए। माया अपनी माँ को आवाज लगाती है जो अचानक ही उसकी माँ उछलकर बाहर आई। वह माया पर हमला करके उसे पकड़ लेती है। माँ की हालत काफी खराब हो गई थी क्योंकि उसे किसी बुरी ताकत ने पॉसेस्ड कर लिया था और वह पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ गई थी। वह माया की बाजू पर काट लेती है। उसे बचाने के लिए आल्फी उसके सर पर हथौड़े से वार करती है जिससे वह वहीं गिरकर बेहोश। कुछ देर बाद माया की मॉम को फिर से होश आ गया और वह अपने सर से हथौड़ा निकालती है लेकिन वह अभी भी पॉसेस्ड थी। वह अजीब तरह से दरवाजे के ऊपर चढ़ते हुए दीवार पर चढ़ के बैठ गई और डरावनी आवाज में कहती है कि खुशहाली की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। जिसके बाद वह खिड़की का कांच तोड़कर जंगलों की तरफ भाग जाती है। माया का भाई बेसमेंट का दरवाजा बंद करके आगे भारी सामान रख देता है जबकि आल्फी माया की बाजू की पट्टी करती है। आल्फी की बहन ने अपने हाथ में एक अजीब सी काली डॉल पकड़ी हुई थी। वह आल्फी को बताती है कि यह मुझे एक कमरे से मिली। तब आल्फी उससे वह ले लेती है। माया का भाई उसे बाहर गाड़ी के पास बुलाता है और दिखाता है कि गाड़ी की टायरिंग काट दी गई है जो और किसी ने नहीं बल्कि इनकी माँ ने पॉसेस्ड हालत में काटी थी। यानी यह लोग यहाँ से नहीं निकल सकते, बुरी तरह यहाँ फंस गए थे। आल्फी अपनी सौतेली भाई को फोन देती हुई कहती है कि तुम पुलिस को या किसी ऐसे इंसान को कॉल करके बुलाओ जो हमारी मदद कर सकता है। जिसके बाद वह अपने भाई को छोटी बहन के पास ही छोड़कर माया के साथ निकल जाती है ताकि वह पास के गांव में जाकर माया के लिए कोई इलाज का बंदोबस्त कर सके क्योंकि माया की हालत बिगड़ती जा रही है। बारिश भी हो रही थी और यह लोग जब जंगल से गुजर रहे थे तो इन्हें अपनी माँ मिलती है जो अब एक जगह पर बैठी अजीब हरकतें कर रही थी। उसे देखकर दोनों डर गईं, फौरन छुप जाती हैं। अब आल्फी एक जगह पर आकर माया को यह ही रुकने को कहती है। फिर वह अपने बैग से हथौड़ा निकालकर अपनी माँ को देखने जाती है। उसके पीछे से माया अब आल्फी के बैग से उसकी डायरी निकालकर पढ़ने लगती है जहां आल्फी ने अपनी सौतेली माँ और बहन भाइयों की तस्वीरों को खराब करके उनके बारे में बुरा भला लिखा हुआ था जो देखकर माया को काफी बुरा लगता है। इसलिए कुछ देर बाद जब आल्फी वहां आई तो माया गुस्से में उसे कहती है कि दूर रहो मुझसे, समझी? मैं ही पागल थी जो कुछ देर पहले तुम्हें अपना हमदर्द समझ रही थी जबकि तुम क्या करती रही हो हमारे पीठ पीछे, हमारे खिलाफ नफरत का भरपूर इजहार। मैंने सब देख लिया है तुम्हारी डायरी में। अब आल्फी हालांकि उससे माफी मांगती है, उसे समझाने की कोशिश करने लगी लेकिन माया उसकी सुनने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए वह अकेली ही वहां से चली जाती है। आल्फी उसके पीछे जाकर भी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन माया जो भाग चुकी थी ढूंढने पर भी उसे कहीं नहीं मिलती जिस वजह से आल्फी को काफी बुरा लगता है। अब घर में माया का भाई अपनी दूसरी बहन को कॉल करता है जो किसी वजह से इन लोगों के साथ इस घर में नहीं आ पाई। माया का भाई उसे सारी बात बताकर मदद के लिए घर बुलाता है। कुछ देर बाद आल्फी भी घर आ गई। वह अपने भाई को सारी बात बता देती है। उसके भाई को भी दुख हुआ। वह कहता है कि तुम इतनी नफरत करती हो हम सबसे और माया को अकेली ही छोड़ आई। आल्फी कहती है कि सुबह होते ही मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। फिर वह अपने भाई को उसी कमरे में लेकर जाती है जहां उसने काले जादू वाली चीजें देखी। वहां उन्हें एक डायरी मिली जिसके अंदर डरावनी सी औरत की पेंटिंग्स थीं। आल्फी कहती है कि इस औरत को मैंने हॉस्पिटल में देखा था और इसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे डराया भी था। और वहां बने कुछ और सिंबल निशान देखकर कहती है कि ये सारे निशान वही हैं जो बेसमेंट के दरवाजे पर लगाए गए उन कागज पर थे। हो सकता है कि ये निशान सिर्फ बेसमेंट के अंदर किसी डरावनी चीज को बाहर आने से रोकने के लिए लगाए गए हों। अभी किताब को पढ़ने से इन्हें पता चला कि जितनी भी डरावनी औरतें इन्होंने देखी
वह सारी असल में डार्क प्रीस्टेस हैं, यानी बुरी ताकतें रखने वाली, काला जादू करने वाली बुरी प्रीस्टेस, क्योंकि यह शैतान को अपना गॉड समझकर उसकी पूजा करती हैं और जो ताकतें इनके पास होती हैं वह भी इन्हें डेविल शैतान दिया करता है। अब आगे कुछ चीजें देखकर इन्हें समझ लग जाती है कि यह सब हमारे बाप लसमाना ने करवाया है ताकि वह दौलतमंद हो सके। जंगल में माया जब आगे बढ़ रही थी तो उसे अपनी माँ बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। उसकी जुबान बाहर आ चुकी थी जो अचानक माया पर हमला कर देती है। तब अपने बचाव में माया उसे मार डालती है। आल्फी की बहन जब सो रही थी तो उसे पीछे पड़ी अलमारी से अपनी माँ की आवाज आती है। वह जब अलमारी को चेक करने गई तो वहाँ कोई भी नहीं था। वह फिर से आकर बेड पर लेट जाती है, लेकिन तभी हम उसके पीछे उसी डरावनी औरत यानी प्रीस्टेस को देखते हैं, जहां अचानक बच्ची का बेड जोरों से हिलकर उछलने लगता है और वही डरावनी आवाज उसे कहती है कि तुम मेरी बेटी हो। पर इस पर बच्ची कहती है कि नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। अचानक ही सब नॉर्मल हो गया। बच्ची जब नीचे जाकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन अब जैसे ही वह ऊपर हुई वह डरावनी प्रीस्टेस उसके बेड पर आ जाती है। उसे देखकर बच्ची चीख मार देती है। आवाज सुनकर आल्फी और उसका भाई जल्दी से वहाँ आ जाते हैं। प्रीस्टेस उन पर भी हमला कर देती है। वह उनकी छोटी बहन को खींच कर ले जा रही थी तो वह दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी बहन को बचाती हैं और अब प्रीस्टेस उसे छोड़कर आल्फी को पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही उसके भाई ने बेड खिसकाया प्रीस्टेस वहां से भाग जाती है। तभी आल्फी बेहोश हो गई और अपने उस टाइम की ख्याल उसे आने लगती है जब उसकी माँ की मौत हुई थी, तो वह उनके साथ थी। उस टाइम दरअसल आल्फी की माँ उसे सुला रही थी, पर अचानक किसी बुरी ताकत ने उन्हें बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दिया। यह देखकर फौरन आल्फी ने अपनी माँ को पकड़ लिया। वह उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ डायन सदृश प्रीस्टेस उसकी माँ को नीचे गिराकर मार डालती है। इसके बीच प्रीस्टेस अल्फी का हाथ कसकर पकड़ लेती है। तब उस डायन प्रीस्टेस के नाखूनों के निशान अल्फी के हाथ पर लग गए थे, जो आज भी थे। सुबह इनकी वह बहन भी यहाँ चली आई। तभी बीच जंगल में उसकी गाड़ी रुक गई। तभी उसके पास माया चली आई, जो भी अजीब हालत में थी। वह अपनी बहन को कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर तक लेकर चलती हूँ। मगर उसकी बहन आईने से देखती है कि माया ने अपने पीछे हथौड़ा छिपा रखा है, जो देखकर उसे अजीब तो लगा, लेकिन वह माया से पूछ ही लेती है कि तुम यह हथौड़ा क्यों पकड़ रखी हो। जो सुनकर तो माया को केवल गुस्सा आया और वह हथौड़े से कार का दरवाजा तोड़कर अंदर चली आई और अपनी बहन पर बुरी तरह हेमर से हमला कर उसे मार डालती है, जिसके चलते हम समझ जाते हैं कि माया भी अपने होश में नहीं है, वह भी पसेस्ड हो गई है। वह फिर घर आती है और देखती है कि अल्फी की हालत खराब है। बार बार उसे भी प्रीस्टेस की भयानक आवाज बुला रही है और उसी के पास हम डेविल को भी देखते हैं। तभी माया बेसमेंट में उस भयानक प्रीस्टेस की छाया देखती है, इसलिए वह बेसमेंट में चली आती है। बेसमेंट में माया 5 पुतलों से बनी एक माला पाती है। ये उनके फैमिली के ही थे। एक और बार उसे प्रीस्टेस बुलाना शुरू करती है। माया पूछती है कि तुम कौन हो। वह बताती है कि मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारे बहन भाई ने मुझे चुन लिया है, तो अब तुम भी मेरी गुलामी में चली आओ मेरे बच्चे। इतना सुनकर माया अपना सिर नीचा कर देती है और हम पीछे भयानक प्रीस्टेस को बैठा हुआ देखते हैं। सुबह अल्फी को होश आया। वह जब नीचे आई तो अपनी मॉम को पियानो बजाते देखती है, इसलिए वह उनके पास जाकर बैठ जाती है। मगर यह उसकी मॉम नहीं बल्कि वह प्रीस्टेस थी, जो अल्फी का हाथ पकड़ उसे जख्मी कर देती है। अल्फी चिल्लाना शुरू करती है क्योंकि प्रीस्टेस उसी के सामने अपना मुंह चीरना शुरू करती है। मगर अगले ही पल वहां माया आकर अल्फी को संभालती है और हम देखते हैं कि माया एकदम ठीक ठाक है। खैर, सब एक साथ बैठे थे और अल्फी के उस हाथ की हालत खराब होती चली जा रही थी। अल्फी अपने भाई को कहती है कि देखो, मेरे हाथ का भी यह हाल और मेरी छोटी बहन का भी। जब से उसने वह काले रंग की पुतली हाथ में पकड़ी है, उसका हाथ भी अजीब होने वाला है। अब अल्फी अपने भाई को बताती है कि तुम्हें याद है तुम्हारी मॉम क्या कहती थी कि खुशहाली का दाम हमेशा जान से देना पड़ता है। जो प्रीस्टेस हमें बार बार दिखाई दे रही है ना, उसने मेरी माँ को मारा था जब डैड पैसों के लिए उसकी कुर्बानी दिए थे, और अब वही तुम्हारे माँ के अंदर भी है। चलो उठो, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से भागना पड़ेगा। मगर अचानक से माया अजीब तरह से कहती है कि वह तुम्हें कभी यहाँ से जाने नहीं देगी। माया के भाई को गुस्सा आया यह सुनकर। वह माया को पकड़कर कहता है कि कौन जाने नहीं देगा। अब माया कोई जवाब तो नहीं देती बल्कि जोर जोर से हंसने लगती है और ऐसा होते ही म्यूजिक अपने आप ही बजने लगा। सामान भी इधर से उधर उड़ने लगता है और घर से बाहर जाने के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। पर माया फिर से वही बात करती है कि वह तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा। तभी खिड़की से बाहर वही डरावनी प्रीस्टेस आ जाती है। माया का भाई उसे ढूंढने जाता है क्योंकि माया गायब हो गई। ऊपर एक कमरे में आकर वह देखता है कि माया अपना सर दरवाजे पर मारकर रो रही है। उसका भाई कहता है कि क्या कर रही है तू, चलो हमें यहाँ से चलना है।
और अब वह जैसे ही मुड़ी हम देखते हैं कि वह माया नहीं बल्कि वही प्रीस्टेस है। उसे देखकर वह डर से भाग जाता है, लेकिन जहां भी वह जा रहा था डरावनी प्रीस्टेस उसके सामने आ जाया करती थी। अब वह बड़ी मुश्किल से एक कमरे में आकर दरवाजा बंद कर देता है और देखता है कि उसके पीछे माया बैठी हुई है। वह अपने भाई को बताती है कि वह जो है ना, वह आल्फी और उसकी बहन को हासिल करना चाहता है, यानी उनकी कुर्बानी लेना चाहता है। इस टाइम माया के हाथ में अपने भाई का पुतला था जो उसने माला में से लिया था। वह कहती है कि उस जंगल में हमारी माँ और दूसरी बहन को मार दिया है उसने, और अब वह दरवाजे के पीछे बैठा हमारा इंतजार कर रहा है। माया कहती है यही सही टाइम है डेविल को आल्फी और उसकी बहन की कुर्बानी देने का, ताकि डेविल को उन दोनों की जानें मिल जाए और लसमाना पर लगा हुआ कर्ज श्राप खत्म हो सके, क्योंकि आल्फी और उसकी बहन लसमाना की पहली वाइफ के बच्चे थे। तो उनकी माँ मर गई, जिसके बाद आल्फी और उसकी बहन की कुर्बान होते ही सब ठीक हो जाएगा और हम शैतान की गुलाम बन जाएंगे, जिससे हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे। पर उसका भाई आल्फी और उसकी बहन को कुर्बान करना और शैतान की गुलामी करना नहीं चाहता था, जिसके लिए वह साफ साफ मना कर देता है, जिस वजह से उसे गुस्सा आ गया। अब माया के हाथ में अपने भाई का पुतला तो था ही, जिसका वह हाथ तोड़ देती है। पुतले का हाथ टूटते ही उसके भाई का हाथ भी टूट गया, पर वह अपनी जान बचाकर भागने लगा। लेकिन फिर माया पुतले की टांग तोड़ देती है, जिससे उसकी भाई की भी टांग टूट गई और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उसके सामने आल्फी और उसकी बहन भी थी, और अब माया उन दोनों के सामने ही पुतले का सर तोड़कर अलग कर देती है। ऐसा होते ही उसके भाई का सर भी जिस्म से अलग हो जाता है और भयानक उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर दोनों बहनें काफी डर जाती हैं और अब माया आल्फी की बहन का पुतला उठाती है। ऐसा होते ही कोई ताकत उसे बेसमेंट में खींच ले जाती है। फिर माया आल्फी का पुतला उठाकर जमीन पर रखती है। ऐसा होते ही आल्फी उलटी हो जाती है और अब जैसे जैसे माया ऊपर से नीचे पुतले को उछालने लगी, वैसे ही आल्फी भी उछलने लगती है, जिससे वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब आल्फी को होश आया तो वह खुद को बेसमेंट में पाती है, जहां उसे सामने पास्ट यानी माजी दिखाया गया कि जब प्रीस्टेस आल्फी की मां के मरने के बाद रिचुअल यानी जादू कर रही थी, तो यहाँ लसमाना फिर से आया था। प्रीस्टेस उससे पूछती है कि जो मैंने तुमसे मंगवाया था क्या तुम वह लेकर आए हो? लसमाना कहता है नहीं, मैं नहीं ला सकता, क्योंकि वह मेरी बेटी है, तो मैं नहीं चाहता कि आल्फी को कुछ भी हो। असल में प्रीस्टेस ने आल्फी के बाल मांगे थे, क्योंकि वह उसकी मां के बाद आल्फी पर जादू करने वाली थी। उसकी कुर्बानी शैतान को देने वाली थी। प्रीस्टेस कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें शैतान के साथ किया गया वादा पूरा करना होगा। तब लसमाना उसे बाल दे देता है, पर प्रीस्टेस गुस्से में वह बाल आग में फेंक देती है, क्योंकि वह जान गई थी कि यह किसी और के बाल लेकर आया है। प्रीस्टेस उस पर चिल्लाकर कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, और अब लसमाना वहां पड़ा चाकू उठाकर प्रीस्टेस पर वार करके उसे मार देती है। मरने से पहले प्रीस्टेस लसमाना के बाल उखाड़कर कागज में लपेटकर खा जाती है, और यहाँ वह लसमाना को बद्दुआ देती है कि जल्दी तुम अपना सब कुछ खो दोगे। पर लसमाना ने उसकी बात को नजरअंदाज करके वहीं बेसमेंट में प्रीस्टेस की लाश को गाड़ दिया था। यह सब देखने के बाद आल्फी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां उसकी बहन बेहोश पड़ी थी, जहां उसके पास माया थी और हाथ में उसने आल्फी का पुतला पकड़ा हुआ था। वह पुतले में कीलें चुभोने लगती है, जिससे आल्फी को तकलीफा होने लगी। फिर वह पुतले का गला घोंटने लगी तो आल्फी का सांस भी बंद होने लगा, लेकिन वह माया के गले में उसका पुतला देख लेती है। यह देखकर आल्फी को एक आइडिया आया। वह जोर जोर से हंसने लगी। माया को यह देखकर गुस्सा आ गया। वह आल्फी के पास जाकर कहती है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। फिर वह दूर जाकर आल्फी के पुतले की टांग तोड़ने लगती है, पर ठीक तभी आल्फी भी माया को उसका पुतला दिखाकर चिढ़ाने लगी, जो उसने तब चुरा लिया था जब अभी माया उसके करीब आई। यह देखकर माया डर गई। तभी आल्फी उसका पुतला आग में फेंक देती है और यहाँ माया भी आग में जलने से मारी जाती है। अब आल्फी जमीन में गड़ी प्रीस्टेस की लाश निकालकर उसका पेट चीरती है और अंदर से लसमाना के बाल बाहर निकालकर उन्हें आग में फेंक देती है, ताकि यह कर्ज खत्म हो सके। ऐसा होते ही आल्फी पूरी तरह से ठीक तो हो जाती है, पर पीछे से प्रीस्टेस बाहर आकर उसे खींचकर कब्र के अंदर ले जाती है, जो गड्ढे की तरह थी, जिससे आल्फी बेहोश हो गई। जब उसे होश आई तो वह प्रीस्टेस की लाश के साथ ही लेटी होती है और उसका पूरा जिस्म बालों में लिपटा हुआ था। आल्फी चाकू से बाल काटकर खुद को आजाद तो कर लेती है, लेकिन वह इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाती। पर तभी एक हाथ अंदर आया जो उसकी मदद के लिए आया था। आल्फी उस हाथ को पकड़कर बाहर आ जाती है, जो और किसी का नहीं बल्कि उसकी बहन का ही था। अब कर्ज पूरी तरह से खत्म हो गया था, इसीलिए आल्फी और उसकी बहन को किसी से कोई भी खतरा नहीं था। वह दोनों सही सलामत थी और इस घर को छोड़कर वापस चली जाती है और यह फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है।